हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई साइंस एकेडमी पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि श्वसन क्या है, श्वसन की डेफिनेशन क्या है और श्वसन तंत्र में कौन कौन सी यूनिट पाई जाती है और कौन सी यूनिट का क्या फंक्शन है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्वसन तंत्र जो होता है वो शरीर में काम कैसे करता है, अर्थात श्वसन की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि क्या होती है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट लंग्स है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं और ये जो लेफ्ट लंग्स है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी दोनों के मिलने से एक अदर कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ये जो अपने पास पूरा हिस्सा है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है। इसके अलावा श्वसन तंत्र में एक अन्य कैविटी और आती है जिसमें डायाफ्राम, आमाशय, लीवर, यकृत आदि प्रेजेंट होते हैं और इस कैविटी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि श्वसन तंत्र काम कैसे करता है, अर्थात श्वसन की मैकेनिज्म कैसे होती है। श्वसन की मैकेनिज्म को ब्रीथिंग कहते हैं या फिर श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है वो दो टाइप से कंप्लीट होती है। नंबर 1 से इंस्पायरेशन और नंबर 2 है अपने पास एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के अंतर्गत शरीर में ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है और एक्सपायरेशन के अंतर्गत शरीर से जो CO2 गैस है वो निष्कासित कैसे होती है, ये इसके बारे में हम अपन स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन की क्रिया के अंतर्गत ये जो डायाफ्राम है एकदम सिकुड़ जाता है, अर्थात एकदम फ्लैट हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ये जो डायाफ्राम पिछली स्थिति ये है और इंस्पायरेशन में ये कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे ही डायाफ्राम सिकुड़ता है तो ये जो थोरेसिक कैविटी है इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे ये एरिया बढ़ता है तो इसके अंदर जो वायुदाब प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा, वायुदाब एकदम कम हो जाएगा। और ये जो बाह्य वातावरण है यहाँ पर प्रेजेंट वायुदाब उच्च है। तो आपने सुना होगा कि जो एयर है वो हाई से लो की तरफ गमन करती है। तो बाह्य वातावरण में जो एयर है वो एकदम हाई है और जो थोरेसिक कैविटी में एयर है एकदम लो है। तो यहाँ से एयर बाह्य वातावरण से थोरेसिक कैविटी में आ जाती है। इस प्रकार से इंस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसे हम देख सकते हैं कि डायाफ्राम फ्लैट हो जाने से थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी में जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा और बाह्य वातावरण में वायुदाब अधिक होने के कारण बाहर की जो वायु है वो थोरेसिक कैविटी में आ जाती है। इस प्रकार से इंस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। दूसरा हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन कैसे काम करता है। एक्सपायरेशन
अर्थात शरीर से CO2 गैस बाहर कैसे निष्कासित होती है। एक्सपायरेशन की क्रिया के अंतर्गत डायाफ्राम अपनी रिलैक्स स्थिति में होता है, अर्थात ये वापस अपनी रिलैक्स स्थिति में चला जाता है। जैसे ही रिलैक्स स्थिति में जाता है तो थोरेसिक कैविटी का जो आयतन है, जो एरिया है, वो कम हो जाएगा। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का आयतन कम होगा तो इसमें जो प्रेजेंट वायु दाब है वो हाई हो जाएगा और बाहर जो वायुमंडल में जो प्रेजेंट एयर का जो वायु दाब है वो कम है। जैसे यहाँ से हाई होगा तो आपको पता है कि एयर जो है वो हाई से लो की तरफ आ जाती है। इस प्रकार एक्सपायरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं श्वसन से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं क्या होते हैं। श्वसन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जिसमें हम पहला देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति जब सांस लेता है तो वह कितनी वायु की जो मात्रा ग्रहण करता है और कितनी CO2 की मात्रा निष्कासित करता है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी जो अप्रोच मात्रा होती है वो होती है 500 ml। दूसरी हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? जैसे कोई मनुष्य श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एक सामान्य श्वास लेता है, उस सामान्य श्वास के अलावा वह बलपूर्वक जो सांस लेता है, बलपूर्वक श्वसन करता है, इस बलपूर्वक श्वसन को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसकी जो अप्रोच मात्रा होती है वो होती है लगभग 3 लीटर। तीसरी हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन की क्रिया के अंतर्गत जब शरीर से CO2 निष्कासित होती है, जैसे ही CO2 निष्कासित होती है तो लंग्स के अंदर कितनी CO2 बची हुई है, उस बची हुई CO2 गैस को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो अप्रोच मात्रा होती है वो होती है 1100 ml। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पर, वो होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है कि शरीर में लंग्स के अंतर्गत लंग्स में कितनी ऑक्सीजन और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है। उस प्रेजेंट ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, और इसकी जो अप्रोच मात्रा शरीर में होती है वो होती है लगभग 6 लीटर। आगे हम बात करते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
श्वसन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से 2 टाइप से कंप्लीट होती है, या फिर श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम देखते हैं ऑक्सीश्वसन और दूसरा है अनोक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं और अनोक्सीश्वसन को हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है। वह श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट होता है ऑक्सीश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट होता है ऑक्सीश्वसन कहलाता है। और वह श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कंप्लीट होता है अनऑक्सीश्वसन या फिर अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें कैसे क्या क्रिया मैकेनिज्म होती है। ऑक्सीश्वसन के अंतर्गत क्या होता है कि जो अपना ग्लूकोज है, शर्करा है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है। ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में जो हमारे पास प्राप्त होता है वो 6 अणु CO2 के व 6 अणु H2O यानी जल के प्राप्त होते हैं। प्लस में इसमें जो ऊर्जा इंक्रीज होती है वो होती है 36 से लेकर 38 ATP। इस प्रकार से ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होता है। दूसरी बात करते हैं हम अनऑक्सीश्वसन। श्योर है कि इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कंप्लीट होगी। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज अपना इसकी ऑक्सीजन से तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इसमें ये जो श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीजन से रिएक्शन होने की बजाय शर्करा का या फिर ग्लूकोज का किण्वन होता है और प्रोडक्ट के रूप में हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। प्लस में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसमें जो टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, वो होती है 2 ATP। और अनऑक्सीश्वसन में जो टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है वो होती है अपने पास 2 ATP। ये थी अनऑक्सीश्वसन। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।